Namaskar दोस्तों and welcome back. Friends at Profit From It, we try to decode the complex market dynamics into the simplest possible way. दोस्तों आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? दुनिया भर में पैनिक का माहौल है, वॉर चल रहा है। दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, सप्लाई शॉक्स सामने हैं, पर दोस्तों हमेशा ये बात याद रखना, इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस वीडियो के एंड तक रुक गए दोस्तों तो समझ आएगा कि इतने मुश्किल समय में जब पूरी दुनिया का ग्रोथ डाउनग्रेडेड है, ऐसे समय पे भी हम हमारी वेल्थ को कैसे इंडिया में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है द 2026 इन्वेस्टर्स प्लेबुक, नेविगेटिंग ग्लोबल शॉक्स टू अनलॉक इंडियाज मार्केट। दोस्तों आईएमएफ ने अपनी अप्रैल 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट निकाली है, जिसका टॉपिक है वर्ल्ड इन द शेडो ऑफ वॉर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में टेंशन है, पर इंडिया के लिए दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम यही प्लेबुक को डिकोड करेंगे। आज के इस बोर्ड पर हम 3 कार्ड्स प्ले करने वाले हैं। कार्ड 1 द ग्लोबल सेटअप, हम ग्लोबल मार्केट के खतरों को दोस्तों समझेंगे। कार्ड 2 द इंडिया एडवांटेज, दोस्तों ऐसा क्या है भारत में जो भारत को एक सेफ हेवन बनाता है। और कार्ड 3 योर 5 स्टेप एक्शन प्लान, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो को समझ सके और क्रिएट कर सके। दोस्तों एंड 2024 के स्लोडाउन से दोस्तों अर्ली 2025 के वीकनेस के बाद एंड ऑफ 2025 वर्ल्ड अच्छे ग्रोथ से वापस चलने लगा। पर ऐसे में दोस्तों मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट्स ने मोमेंटम पर ब्रेक लगा दी है। आईएमएफ इसको एक टेक्स्ट बुक नेगेटिव सप्लाई शॉक कहता है, जिसके दोस्तों 3 रिपल इफेक्ट्स आ सकते हैं। नंबर 1 इज सर्जिंग कमोडिटी कॉस्ट। दोस्तों ऑलरेडी हमने देखा कि एनर्जी और रॉ मटेरियल्स के दाम स्काई रॉकेट हो रहे हैं, जो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। सेकंड फ्रेंड्स, इरोडिंग परचेसिंग पावर, जो आम आदमी की जेब को बिना कुछ ज्यादा खरीदे खाली कर देता है। लोगों का दोस्तों परचेसिंग पावर घटता है, कंपनीज पे भी कॉस्ट इफेक्ट आती है। तीसरा दोस्तों, इन्हीं 2 चीज की स्पिल ओवर की इन्फ्लेशन बढ़ता है दोस्तों, यूएस डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे खास करके इमर्जिंग मार्केट में दोस्तों लिक्विडिटी कम हो रही है। दोस्तों आखिर ये रुकावट आ किधर से रही है? 3 दोस्तों इसके मेजर हैजार्ड्स है। दोस्तों हैजार्ड नंबर 1 द एनर्जी शॉक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्शन में दुनिया का 20% डेली ऑयल कंजप्शन दोस्तों हिल गया है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं और ये अंदाजा है कि अभी भी एवरेज प्राइस $82 पर बैरल की ये साल रहने की दोस्तों उम्मीद है। और पर्टिकुलरली एशिया में नेचुरल गैस 80% से ज्यादा महंगा दोस्तों हो गया है। सेकंड हैजार्ड है दोस्तों सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे बेस मेटल और उसके साथ फर्टिलाइजर्स के वर्ल्ड वाइड दाम बढ़ रहे हैं, जिससे फूड इन्फ्लेशन का भी फियर दोस्तों दुनिया भर में बढ़ गया है। हैजार्ड नंबर 3 है दोस्तों द रेयर अर्थ मिनरल क्राइसिस। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पे दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट दोस्तों ईवीज, रिन्यूएबल और ग्लोबल टेक की सप्लाई चेन पे दोस्तों पड़ रहा है। सो दोस्तों इससे सवाल आता है कि इतने चैलेंजेस है तो अब आगे क्या? आईएमएफ ने 2026 के लिए दुनिया भर के लिए 3 अलग अलग सिनेरियोस दिए हैं। नंबर 1 है दोस्तों ग्रीन जोन। अभी की सारी चीजों को रेफरेंस में रख के जो फोरकास्ट बनाया, अगर कॉन्फ्लिक्ट छोटा रहा, फटाफट खत्म हो गया, तो भी ग्लोबल ग्रोथ इस बार पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी 3.1%। और उसके साथ दोस्तों दुनिया का महंगाई दर इन्फ्लेशन 4.4% पर आएगा। ये दोनों ही प्रोजेक्शंस दुनिया के लिए बुरे हैं, पर ये दोनों ही प्रोजेक्शंस तब खरे होते हैं जब वॉर फटाफट खत्म हो जाती है। यानी ये भले बुरे हैं पर प्रोजेक्शंस में सबसे अच्छे हैं। ग्रोथ का कम होना, इन्फ्लेशन का बढ़ना कंपनियों के प्रॉफिट्स को दोस्तों दबा सकता है वर्ल्ड वाइड। सेकंड इज येलो जोन कि भी एडवर्स सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर डिसरप्शन बढ़ा, ये वॉर लंबे समय तक चली, तो ग्रोथ 2.5% आ सकता है और इन्फ्लेशन ये साल 5.4% तक जा सकता है, जो दुनिया भर की कंपनीज की गेम दोस्तों डेफिनेटली बिगाड़ सकता है। तीसरा है दोस्तों रेड जोन, यानी सबसे सीवियर सिनेरियो
बुरा। अगर एनर्जी क्राइसिस लंबा चला, 2027 तक चला, तो दोस्तों ग्रोथ खाली 2.5% और इन्फ्लेशन 6% पार। सो दीज आर द थ्री सिनेरियोज एस्टिमेटेड बाय आईएमएफ फॉर होल वर्ल्ड। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब बाकी दुनिया स्ट्रगल कर रही है दोस्तों, इंडिया में कुछ हो रहा है। अगर वर्ल्ड का एस्टिमेट घटा के 3.1% किया है तो यूरो का खाली 1.1%, यूनाइटेड स्टेट्स 2.3% ग्रोथ और चाइना का भी ग्रोथ घटा के 4.4%। और ऐसे में भी दोस्तों हमारा भारत 6.5% के एस्टिमेटेड ग्रोथ पे खड़ा है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ग्रोथ हमने नहीं दिया है, ये ग्रोथ का एस्टिमेट आईएमएफ का है। उनके हिसाब से इंडिया वुड बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग ईयर। दोस्तों ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये दुनिया से दुगनी स्पीड है। यस, वी स्टैंड आउट एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन चेक द होल लिस्ट। और दोस्तों ये हो रहा है हमारी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मोमेंटम की वजह से। दोस्तों ऐसा क्या है हमारे पास कि हम ऐसे तूफान में भी टिके हुए हैं स्ट्रांगली? दोस्तों हमारे पास, भारत के पास 3 पावर अप्स है फ्रेंड्स। 1 इज स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैरी ओवर। दोस्तों हमने 2025 को स्ट्रॉन्ग 7.6% के एक स्टेलर ग्रोथ के साथ क्लोज किया। हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन ही दोस्तों हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंफ्रा पे एंड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, दोस्तों ये सब मिला के एक स्ट्रॉन्ग भारत बना रहा है। फ्रेंड्स सेकंड इज फेवरेबल ट्रेड शिफ्ट। ध्यान से देखा हो आपने तो पिछले साल बड़े चैलेंजेस से हमारे सामने, और मदर ऑफ ऑल डील भारत की यूरोजोन के साथ दोस्तों हुई। उसके साथ हमने और कई कंट्रीज के साथ हमारी ट्रेड डील की, और सबसे आखिर में दोस्तों यूएस के साथ की ट्रेड डील, जिसमें यूएस ने इंडियन गुड्स पे 50% से फिर से घटाकर खाली 10% कर दिया है। ये इंडियन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों बड़ा जैकपॉट होगा, क्योंकि अब यूरोप भी है, यूएस भी है और बाकी काफी कंट्रीज भारत के निशाने पे है। तीसरी चीज दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.4% जा रहा है दोस्तों, आरबीआई ने डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है। नहीं तो दुनिया के मुकाबले तो हम डबल इन्फ्लेशन पे होते थे। पर दोस्तों ये अब नहीं, ये साल भारत का भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट स्टिल इट इज वेरी वेल कंपेरेबल विथ वर्ल्ड। चलिए दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पे, पैसा कहां पे बनेगा फास्ट और किधर चैलेंजेस रहेंगे। सो इस ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटेजी को दोस्तों ध्यान से समझिए। दोस्तों पहली है ग्रीन लाइट, यानी इस चैलेंजिंग समय में भी उन सेक्टर को धक्का मिलने वाला है पीछे से। ये जो कठिन समय आया उससे इनको फायदा है, यानी इन सेक्टर के धंधे बढ़ेंगे। सेकंड है दोस्तों येलो लाइट, जिधर वॉचफुल रहना है, यानी यहां पे डिमांड तो है पर सप्लाई में चैलेंजेस रह सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों रेड लाइट, यानी वो सेक्टर जिनके सामने चैलेंजेस है। ये वो सेगमेंट्स है दोस्तों जहां पे कॉस्ट बढ़ने से इनकी हालत टाइट कुछ समय तक हो सकती है। ग्रीन लाइट सेक्टर्स दोस्तों जहां पे हमें हमारे फोकस को रखना है दोस्तों, अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इनको पर बैरल प्रॉफिट दोस्तों बढ़ेगा, पर ये सेक्टर को समझिए, ये साइक्लिकल सेक्टर है। इधर प्रॉफिट बढ़ते भी है फटाफट, गिरते भी है फटाफट। अगर निवेश करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग फास्ट भी करना पड़ता है इधर, और हाई वोलेटिलिटी रहती है। दोस्तों दूसरा फायदा है रिन्यूएबल एनर्जी को, जहां पे ऑलरेडी मेगा ट्रेंड सेट है। दोस्तों फॉसल फ्यूल्स में इतनी वोलेटिलिटी है तो दुनिया भर की जो कंट्रीज है इनका गवर्नमेंट का फोकस दोस्तों रहेगा रिन्यूएबल, सोलर, विंड, हाइड्रोजन पे। ये और पैसा फेंकेंगे, हो सकता है और सब्सिडीज भी मिले, पर इन सेक्टर को ग्रो करेंगे तो ऑयल एंड गैस के चैलेंजेस से दोस्तों बच सकते हैं। तो ये वो सेक्टर हुआ जिसको वैसे भी फायदा है ऑटोमेटिकली। तीसरा सिलेक्ट एक्सपोर्टर्स दोस्तों, जिनको 50% से 10% के कट का डायरेक्ट फायदा है। अब दोस्तों थोड़ा बच के कहां चलना है कुछ समय ये देख लेते हैं। दोस्तों वॉचफुल है ऑटो, ईवीज एंड हार्ड टेक। यहां दोस्तों गाड़ियां और गैजेट्स तो लोग खरीदना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने भारत में जीएसटी कम होने से जबरदस्त ग्रोथ देखा, लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम स्टील के दाम बढ़ने से दोस्तों प्राइस पे इफेक्ट आ सकती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा दोस्तों, हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पे इनके फर्क पड़े। और साथ में दोस्तों चाइना का रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शंस भी इनकी गेम को थोड़ी बिगाड़ता। दूसरा हेडविंड्स दोस्तों एविएशन, लॉजिस्टिक, एफएमसीजी और पेंट कंपनियों पे।
कैसे? जेट फ्यूल, डीजल और ऑयल डेरिवेटिव्स महंगे होने की वजह से एयरलाइन और पेंट पैकेजिंग कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। यहां पे भी दोस्तों हम प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट देख सकते हैं। पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज, जैसा कि हम जनरली हमारे वर्कशॉप्स में कहते हैं, वॉलाटिलिटी इज द ट्रेडर्स रिस्क बट इज एन फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर। सो दोस्तों घबराइए मत। आने वाले समय में भी ग्लोबल पैनिक, फाइनेंशियल टाइटनिंग और मार्केट में करेक्शन रहते हैं तो इट्स ऑल राइट। पर इंडिया की दोस्तों डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। इतने समय का आउट परफॉर्मेंस सिर्फ एक साल के अंडर परफॉर्मेंस से भूल मत जाना। इन डिप से दोस्तों डरना नहीं है, इनको अपना एंट्री पॉइंट बनाना है, सस्ता लेने का मौका दोस्तों ये सब होता है। तो अब दोस्तों आपका एक्शन प्लान क्या होगा? स्टेप 1, डोंट पैनिक, सेल। दोस्तों ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनियों पे निवेश रखें जहां पे डेब्ट कम है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कैश फ्लो कंटिन्यू है, और अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते भी है तो कंपनी ऐसी स्ट्रांग हो जो वो रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम की इफेक्ट कंज्यूमर पर ले जा सकती है, तो भी उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से उनके माल पे इतना इफेक्ट ना पड़े। स्टेप 2, रीबैलेंस, डोंट रिट्रीट। मतलब दोस्तों ऐसे समय पे मार्केट छोड़ के भागना नहीं है, ऐसे समय पे दोस्तों और एसआईपी को कंटिन्यू करना है। जिन हाई फ्यूल या बढ़ते क्रूड की वजह से वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होते हैं, वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक करके उन कंपनियों में और एलोकेशन कर सकते हैं जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी फेवरेबल है, वैल्यूएशन फेवरेबल है। स्टेप 3, टारगेट द टेलविंड्स। जो पैसा हमने स्टेप 2 में थोड़ा फ्री किया है, उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं उन सेक्टर में जिधर टेलविंड है। जैसा हमने रिन्यूएबल्स देखा, हमने मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट देखा जिधर एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। एंड स्टेप 4, स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। दुनिया की बुरी खबरों के चलते अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को स्टिक रहिए। इन चैलेंजेस से लॉन्ग टर्म गोल को बर्बाद न होने दीजिए। दोस्तों हम पहले से कहते हैं अलग अलग एसेट्स इंपॉर्टेंट है। इक्विटी, ऐसे समय पे इक्विटी में एलोकेशन करके उसका वेटेज बढ़ाना चाहिए ताकि, क्योंकि सब सस्ता मिल रहा है। फिक्स सिक्योरिटी भी जरूरी है, गोल्ड भी जरूरी है, रियल्टी भी जरूरी है। एसेट एलोकेशन को दोस्तों पकड़ के रखिए। स्टेप 5, बाय द पैनिक। जब ग्लोबल फंड्स, जब दूसरे निवेशक, जब ट्रेडर्स डर के मारे अपना माल बेचे, तब हम इंडियन इन्वेस्टर्स उस स्ट्रॉन्ग इंडियन इक्विटी को फेयर वैल्यूएशंस पे खरीदे। और सेफ्टी नेट हमेशा दोस्तों याद रखें, भारत की 6.5% की जीडीपी ग्रोथ और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। दोस्तों ये इंडियन स्टॉक्स के लिए एक मैसिव सेफ्टी प्रूव करते हैं। सो ग्लोबल शॉक्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग से जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होती है। हमें ऐसे मौकों का फायदा उठा के एसेट्स को दोस्तों बढ़ाना चाहिए। अपनी एसेट एलोकेशन में डिसिप्लिन रहिए, मार्केट फंडामेंटल सीखते रहिए और वोलाटिलिटी को दिमाग पे हावी न होने। सो इट वाज ग्रेट डिस्कशंस विद एवरीबॉडी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई सेक्टर रिलेटेड, यू कैन नोट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।